दूसरा खुदा खुदा किस्त नंबर 27। 6 बजे के करीब सुबह की रोशनी उठना शुरू हो गई तो डंके रुक गए। यहाँ पर दो पहाड़ियाँ इस तरह जुड़ी हुई थी कि कुदरती तौर पर एक गड़ा सा बना हुआ था। डंकरों ने हमें इस गड़े में बैठने का इशारा किया तो हम सब लड़के इस गड़े में बैठ गए। थकावट से बुरा हाल हो गया था और अब गड़े में बैठते ही सुकून आ गया था। डंकरों ने हमें 2-2 रोटियां पकड़ाई और खाना खाकर खामोशी से इधर सो जाने का कहकर घोड़े लेकर चले गए। डंकर कभी भी लड़कों के साथ नहीं रहते, यहाँ तक कि अगर लड़के 10 मिनट भी आराम के लिए बैठेंगे तब भी लड़कों से दूर होकर बैठेंगे। पुलिस वाले लड़कों को तो पकड़कर डिपोर्ट कर देते थे, लेकिन अगर उनके हाथ में डंकर लग जाता तो उसे नहीं छोड़ते थे। इंसानी स्मगलिंग की कम से कम सज़ा 7 साल थी। डंकर कभी भी पुलिस वालों के हाथ नहीं लगते थे। वो घोड़े लेकर चले गए तो पीछे सिर्फ लड़के रह गए। हमने रोटी को पानी में भिगो भिगो कर खाया और अपने बैग सरों के नीचे रखकर लेट गए। मैंने सर के नीचे अहमद का बैग रख लिया और अहमद मेरे पेट पर सर रखकर लेट गया। सारी रात के सफ़र ने हमको थका दिया था, इसलिए लेटते ही नींद आ गई और हम दिन के 12 बजे तक सोते रहे। थकावट ख़त्म हुई और नींद का असर कम हुआ तो सर्दी लगने लगी। पहले तो सूरज बिल्कुल हमारे सामने था और हम धूप में लेटे हुए थे, लेकिन 12 बजे के बाद सूरज कुछ बुलंद हुआ तो घाटी का साया आने लगा और इसके साथ ही ठंड भी लगना शुरू हो गई। मैंने ट्राउज़र, पैंट, 3 शर्टें और इसके ऊपर जैकेट पहनी हुई थी। इतने कपड़ों के बावजूद सर्दी लग रही थी। राजी भाई, सर्दी लग रही है। अहमद ने बैग से मज़ीद 2 और कपड़े निकाल कर पहनी, लेकिन सर्दी कभी भी कपड़ों से ख़त्म नहीं होती, बल्कि चादर या कंबल से ही ख़त्म होती है। वैसे भी यहाँ काफ़ी ठंड थी और कपड़े कुछ भी नहीं कर रहे थे। भाई, बहुत सर्दी लग रही है, अहमद ने सर्दी से ठिठुरते हुए कहा। मैं ज़मीन पर सीधा होकर लेट कर अहमद को अपने ऊपर लिपटा लिया। मैंने एक बाजू सीधा किया तो वो मेरे बाजुओं को अपने सर के नीचे से गुजार कर मेरे कंधे पर सर रखकर मुझसे लिपट गया। मैं आहिस्ता आहिस्ता इसके बालों में हाथ फेर रहा था। इस खूबसूरत लड़की की वजह से मेरी मंजिल नज़दीक हो रही थी। ये इस नौजवान की वजह से ही मुमकिन हुआ था जो आज मैं यहाँ तक पहुँच गया था, और अगले 4-5 दिन तक मैं तुर्की चला जाता। ये छोटा सा नाजुक लड़का अपने सीने में शेर का जिगर रखता था और मुझे इससे बहुत मोहब्बत थी। अहमद, मैंने इसे प्यार से पुकारा। जी भाई। वो बदस्तूर मुझसे लिपटा हुआ था और आंखें बंद करके फिर सोने की कोशिश कर रहा था। अहमद, तुम बहुत अच्छे और प्यारे हो। जर्मनी बहुत खुशकिस्मत मुल्क होगा जो तुझे अपने पास रखेगा। जिस मुल्क से तुम मोहब्बत करते हो वो वाकई इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत होगा। मैं अमेरिका जा रहा हूँ, बल्कि जाने की कोशिश कर रहा हूँ। पाकिस्तान में मेरा एक महबूब रहता है और उसे अमेरिका से मोहब्बत है। मैं इस शख्स के ख्वाबों की तकमील करने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे अमेरिका के अलावा इस दुनिया में और किसी से मोहब्बत नहीं। एक बार अमेरिका से भी मोहब्बत करके देख लो, शायद तुम्हारी मोहब्बत से अमेरिका भी खुशकिस्मत हो जाए। मैंने इसके बालों में उंगलियां फेरते हुए कहा। राजी भाई, मेरी मोहब्बत करने से कोई भी मुल्क खुशकिस्मत नहीं हो सकता। जर्मनी तो मेरे दिल में रहता है, और जहाँ तक खुशकिस्मती का सवाल है तो शायद आप दुनिया के सबसे खुशकिस्मत इंसान हो, क्योंकि ये अहमद आपसे बहुत मोहब्बत करता है। खुदा ने मुझे कोई दूसरा भाई या बहन नहीं दी। मैं अपने माँ बाप का इकलौता बेटा हूँ और मैंने हमेशा एक भाई की कमी महसूस की है। वो कमी आपने पूरी कर दी है। मैं हमेशा आपको एक बड़ा भाई महसूस किया है। वो बातें करता करता एक बार फिर सो गया। इस बार वो शाम के 6 बजे तक ऐसे ही सोता रहा। मुझे भी कभी नींद आ जाती और कभी जाग जाता है, लेकिन 6 बजे तक मैं ऐसे ही लेटा रहा। अहमद के उठने के बाद मैं भी उठकर बैठ गया और हम सब लड़के डंकरों के आने का इंतज़ार करने लगे। डंकर 7 बजे के करीब आए और आते ही हमें लेकर चल पड़े। खाने के लिए इस बार उन्होंने एक एक रोटी दी थी, जिसको हमने रोल करके हाथ में पकड़ लिया और सफ़र के साथ साथ खाते जाते। एक रोटी का निवाला और एक घूंट पानी, बेहतरीन कम्बिनेशन था। हम खामोशी से सफ़र करते रहे। लड़के अब की बार पहाड़ी इलाके में सफ़र करने के आदी हो रहे थे और बहुत कम तंग कर रहे थे। बस कभी कभी कोई लड़का तंग करता तो डंकर की 1-2 तारे खाकर ठीक हो जाता और खामोशी से फिर कतार में चलने लगता। हमने 7 बजे से चलना शुरू किया था और डंकरों ने 1 बजे तक हमें मुसलसल चलाया। इसके बाद कुछ मिनट सस्ताने के बाद फिर से सफ़र शुरू हो गया। 4 बजे के करीब एक बार फिर रुके और दोबारा सफ़र करते करते सुबह 6 बजे के करीब एक नाले के करीब जाकर डंकरों ने हमें रुकने का कहा। ये बहुत तंग सा रास्ता था। एक तो छोटा सा नाला बह रहा था जिसके किनारों पर बर्फ़ जमी हुई थी। एक तरफ भेड़ बकरियों से गुजर गुजर कर तंग सा रास्ता बना दिया था। दोनों अतराफ पर आसमान से बातें करते हुए पहाड़ थे। हमें एक खुली जगह मिल गई थी। डंकरों ने हमें वही दिन गुजारने का कहा और कल की तरह 2-2 रोटियां देकर चले गए। यहाँ पर ठंडा का एहसास तो हो रहा था, लेकिन चूंकि ये जगह पहाड़ों से घिरी हुई थी इसलिए इधर से हवा नहीं गुजर रही थी और हवा ना होने की वजह से सर्दी भी ज़्यादा नहीं लग रही थी। अहमद ने 2 दिन कपड़े अपने ऊपर डाले और एक बार फिर मुझसे लिपट कर सो गया। ओए, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ जो तुम यूँ मुझसे लिपट लिपट कर सोते हो, मैंने तंजिया कहा।
बड़े भाई तो हो ना मेरे, अहमद के बड़े भाई, और फख्र करो इस बात पर पे अहमद ऐसे हर किसी को अपना भाई नहीं बनाता। इसने 1 मिनट के लिए मेरे सीने से सर उठाया और दोबारा लेट गया। मुझे ईमान की एक पुरानी बात याद आ गई। वो भी ऐसे ही कहती थी, ईमान का भाई होना बहुत बड़े नसीब की बात होती है। ईमान ऐसे हर किसी को अपना भाई नहीं बनाती। वो वाकई ऐसी ही थी, मोहब्बत में भी, दोस्ती में भी और नफ़रत में भी। इसकी मोहब्बत भी शदीद थी और नफ़रत भी इंतहा की थी। मुझे इसकी मोहब्बत ने रांझा बना दिया था। वो दिन हमने यहीं पर हंसते हुए गुजारा है। यहाँ से बॉर्डर सिर्फ 4 घंटे की दूरी पर था और डंकरों ने हमें एहतियात से इधर रहने को बोल दिया था। हम लड़के सारा दिन वहीं रहे। रात को 7 बजे के करीब डंकर आ गए और एक बार फिर आगे की तरफ सफ़र करने लगे। हम 2 घंटे तक ऐसे ही नाले के साथ साथ सफ़र करते रहे। इसके बाद पहाड़ी के खाई से दूसरी तरफ जाने लगे, क्योंकि सीधा आगे तुर्की की एक चेक पोस्ट आती थी। वो एक छोटी सी चेक पोस्ट थी जहाँ कभी कभार कोई सिक्योरिटी का आदमी होता था। गर्मी में तो मुस्तकिल होता था, लेकिन अभी सर्दियाँ थी इसलिए सिक्योरिटी इतनी सख्त नहीं थी। लेकिन फिर भी इधर कैमरे लगे हुए थे और हमें इनसे बचकर निकलना था, इसलिए हम पहाड़ी को क्रॉस करके दूसरी तरफ निकल रहे थे। आखिरकार 1 घंटे तक हमने पहाड़ी क्रॉस कर ली और दूसरी तरफ निकल गए। ये रास्ता बिल्कुल तंग सा था, सिर्फ एक आदमी के गुजरने की जगह थी। हम पहाड़ी के नीचे से गुजर रहे थे। नीचे तकरीबन 100 फीट के करीब ज़मीन थी, जहाँ से बर्फ़ का पानी पिघल कर गुजर रहा था और इसके चलने की आवाज़ आ रही थी। ऊपर तकरीबन 400 फीट की पहाड़ी थी। लड़कों के चलने से अगर कोई पत्थर टूटता तो वो नीचे गहराई में गिरता चला जाता। रात का अंधेरा हर तरफ फैला हुआ था और हम लड़के पीछे से दूसरे की शर्ट पकड़कर चल रहे थे। सब लड़कों ने एक दूसरे को थामा हुआ था, इसलिए भटक कर दूसरी तरफ जाने या गिरने का इम्कान नहीं था। लड़के एक दूसरे के पीछे पीछे कदम से कदम मिलाकर चल रहे थे। ऐसे ही चलते चलते हमें 1 घंटे से ज़्यादा का टाइम हो गया। आखिर एक जगह जाकर सब लड़के रुक गए। डंकरों ने हमें लेटने का इशारा किया और हम एक एक करके लेटते चले गए। ये खुली जगह थी और हम एक जगह पर इकट्ठे हो गए थे। राजी भाई, वो सामने बॉर्डर है। अंधेरे में हम किसी हद तक देखने के काबिल हो गए थे। भाई, यहाँ से बॉर्डर 100 मीटर के फासले पर सामने है और डंकर आगे का रास्ता देखने गए हैं, अहमद ने सरगोशी में कहा और मैंने सर हिला दिया। 10 मिनट तक ऐसे ही बैठे रहने के बाद डंकर वापस आ गए और उन्होंने आते में जल्दी से खड़े होने का कहा और आगे की तरफ चल पड़े। यहाँ से जगह खुली थी। हम लड़के एक ग्रुप की तरह चल रहे थे। पहाड़ी के ऊपर बहुत तेज़ गड़गड़ाहट की आवाज़ आई तो हम घबरा कर रुक गए। जद जद डंकरों की चिल्लाने की आवाज़ आई तो हम लड़के तेज़ी से आगे बढ़ने लगे। ये पहाड़ी के ऊपर जमा बर्फ़ थी जो टूटकर नीचे गिर रही थी। हमारा पूरा ग्रुप इस बर्फ़ की जद में आ गया और हम सब लड़के बर्फ़ के ज़ोर से नीचे 100 फीट की गहराई में गिरते चले गए। यह खुश्क पहाड़ी इलाका था और कोई दरख्त वगैरह नहीं था, इसलिए बर्फ़ टूटकर डायरेक्ट नीचे गिर रही थी और हम बगैर किसी रुकावट के लुढ़कते हुए नीचे गहराई की तरफ जा रहे थे। दरख्त बर्फ़ के बहाव को रोक लेते हैं। दरख्त सिर्फ ऑक्सीजन की फराहमी का ही बाइस नहीं बनते, ये पानी के तेज़ बहाव में रुकावट पैदा करके सैलाब से बचाते हैं। इसके अलावा पहाड़ों में होने वाली टूट फूट भी दरख्तों के बाइस कम हो जाती है। ये बर्फ़ का बहुत बड़ा रेला था जो पता नहीं कितनी देर से ऊपर अटका हुआ था। हमारे कदमों की धमक से पैदा होने वाली लहर ने इसको तोड़ दिया और पूरी पहाड़ी ही जैसी नीचे आ गिरी। हम सब इस बर्फ़ के अंदर दब गए थे और लुढ़कते हुए नीचे आ रहे थे। ये 100 फीट का फासला था और 10-12 सेकंड में हम नीचे पहुंच गए। अहमद का हाथ मेरे हाथ से निकल गया था। मेरे चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ थी और मेरा सांस जैसे बंद हो गया हो। मैं पूरी तरह बर्फ़ से जकड़ा हुआ था और बर्फ़ के वजन से मेरी हड्डियाँ ठंडी होकर दर्द कर रही थी। मैं आहिस्ता आहिस्ता मौत की तरफ बढ़ रहा था। आज तुर्की से सिर्फ चंद मीटर के फासले पर बर्फ़ में दफन हो गया था। मुझे मौत नज़र आ रही थी और मैं आहिस्ता आहिस्ता सो रहा था। ज़िंदगी की ख्वाहिश पे दम तोड़ चुकी थी। मरने के बाद उस दूसरी दुनिया में ईमान ने मिलने का वादा किया था और मुझसे अब इस दुनिया की मज़ीद सख्तियाँ बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए मेरा जहन आहिस्ता आहिस्ता तारीकी में जाना शुरू हो गया। मेरा पूरा जिस्म सर्दी से अकड़ गया था। अचानक मेरे पाँव में खुजली महसूस हुई और मुझे दोबारा होश आ गया। मैंने अपने चेहरे को दाएं बाएं हिलाया तो थोड़ी सी जगह बन गई। मैंने एक लंबी सांस खींची तो बर्फ़ मेरी नाक में घुस गई और मुझे छींक आ गई। इस छींक ने मेरे पूरे जिस्म को लरज़ा कर रख दिया और मैं मुकम्मल तौर पर होश में आकर ज़िंदगी की जिद्दोजहद करने लगा। एक आदमी मेरे पाँव को पकड़कर खींच रहा था। मैंने अपने पाँव को हरकत दी तो इसके हाथ तेज़ हो गए और वो जल्दी जल्दी मेरे जिस्म से बर्फ़ हटाने लगा। थोड़ी देर तक बर्फ़ हटी तो मैं ज़ोर लगाकर बर्फ़ से बाहर निकल आया। मैंने उठने की कोशिश की लेकिन फिर गिर गया। ये वक्ती झटका था। मैं फ़ौरन ही नॉर्मल हो गया और इस बार खड़ा होने में कामयाब हो गया। आसमान पर आखिरी रातों का चांद और सितारों की मध्यम रोशनी बर्फ़ पर पड़ रही थी और बर्फ़ इस रोशनी को मुनक्कस करके हर तरफ हल्की हल्की रोशनी बिखेर रही। जो लोग बर्फानी इलाकों के रहने वाले पता होगा, जब हर तरफ बर्फ़ पड़ जाती है तो अंधेरी रात भी बर्फ़ की सफ़ेदी की वजह से मुझे अपने बर्फ़ बिखरी नज़र आ रही थी।
मेरे अलावा 3 और लड़के बाहर थे और बर्फ में बाकी लड़कों को तलाश कर रहे थे। कुछ लड़के दूसरी तरफ एक कोने में पड़े किरा रहे थे। शायद इनकी टांगें या जिस्म की कोई हड्डी वगैरह टूट गई थी या फिर बर्फ़ के दबाव की वजह से इनके जिस्म ने काम करना छोड़ दिया था। मुझे अहमद का ख्याल आया और मैं जल्दी जल्दी बर्फ़ में अहमद को ढूंढने लगा। बाकी लड़के भी बर्फ़ में लड़कों को ढूंढ रहे थे। जल्द ही हम दूसरे लड़कों को ढूंढने में कामयाब हो गए और बारी बारी इनको बाहर निकालने लगे। हमें लड़कों को ढूंढने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही थी। थोड़ी देर तक बाकी जो लड़के ठीक थे वो भी हमारे साथ मिल गए और हमने 20-25 मिनटों तक सब लड़कों को बर्फ़ से निकाल लिया। मुझे अहमद भी मिल गया था और मैं इसे उठाकर एक तरफ ले गया। इसका पाँव टूट गया था, इसके अलावा दाएं हाथ और कमर पर भी चोटें आई थी, इसलिए वो दर्द से करा रहा था। अहमद अहमद होश करो, तुम ठीक हो जाओगे। मैं इसके पाँव की मालिश करने लगा। इसका पाँव गर्म हुआ तो इसकी तकलीफ़ कुछ कम हुई। भाई मैं ठीक हूँ, अब आप पाँव मलना बंद करो। अहमद ने कराहना बंद कर दिया था। मैं इसे छोड़कर बाकी लड़कों को देखने लगा। हमारे लड़कों के बीच में कोई भी डंकर नहीं रह गया था। घोड़े बच गए थे। जानवरों को खतरे का पहले एहसास हो जाता है, इसलिए वो बच गए और वापस भाग गए थे। इनको रास्तों का पता होता है और ये वापस अपने घर चले जाते हैं। डंकरों ने हम लड़कों की हालत देख ली थी। हम 50 लड़कों में से सिर्फ 8 लड़के ही ठीक हालत में थे। बाकी सब लड़कों को चोटें आई थी। 5-6 लड़के तो इंतहाई सीरियस थे और बेहोश थे। डंकर ये सब कुछ देखकर भाग गए थे। वो फ़ोन करके पीछे मेन एजेंट को इत्तला देते और मेन एजेंट किस तरीके से ये खबर पुलिस को पहुंचा देता। फिर 2-3 घंटों तक रेस्क्यू की टीमें यहाँ पहुंच जाती और हमें वापस ले जाकर अस्पताल मुंतकिल कर देती, जहाँ से इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर हमें अपने मुल्क डिपोर्ट कर दिया जाता। राजी भाई, जर्मनी एक बार फिर दूर हो गया। सिर्फ चंद कदम के फासले पर बॉर्डर है, लेकिन हमारी किस्मत ही ख़राब है जो पूरा समंदर क्रॉस करके किनारे पर डूब रहे हैं। इसकी आंखों में आंसू आ गए और वो मेरे गले रख कर रोने लगा। ओह माय गॉड। मैंने अहमद को अपने गले से अलग किया और खड़ा हुआ। तुम चल सकते हो। मैंने जल्दी से अहमद का बाजू पकड़कर खड़ा किया तो वो तकलीफ़ की शिद्दत से करा उठा। नहीं बहू, मेरा पाँव टूट गया है, मैं नहीं चल सकूँगा। आप जाना चाहें तो जा सकते हो, अहमद ने कराहते हुए कहा। सॉरी भाई, आप चले जाओ। इसकी आंखों में आंसू आ गए। अहमद भाई, 1-2 घंटे तक यहाँ रेस्क्यू की टीमें पहुँच जाएगी जो मुझे पाकिस्तान डिपोर्ट कर देंगी। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहता। मैंने बहुत मेहनत की है यहाँ तक आने के लिए और अब वापस नहीं जाना चाहता। अहमद, इन 50 लड़कों में से सिर्फ तुम ही फारसी हो। यहाँ के मकामी कुर्द, पुलिस और एजेंसी वाले कभी यकीन नहीं करेंगे कि तुम डंकी लगाकर जर्मनी जाना चाह रहे थे, बल्कि वो तुमको एजेंट ही समझेंगे जो ज़ख्मी होकर पकड़ा गया। हिम्मत करो अहमद भाई, हमें हर हाल में बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। अपने आप को बेगुनाह साबित करते हुए तुम्हारी पूरी ज़िंदगी जेल की सलाखों के पीछे गुजर जाएगी। अहमद भाई हिम्मत करो, एजेंसी वाले बहुत मारते हैं। मैंने इनकी मार सही है, ये सब रिहा हो जाएंगे क्योंकि ये पाकिस्तानी या अफ़गानी है और डिपोर्ट हो जाएंगे, लेकिन तुम फंस जाओगे। हिम्मत करो, हमें हर हाल में बॉर्डर क्रॉस करके दूसरी तरफ जाना है। मैंने इसका बाजू अपने कंधों पर रखा और एक हाथ से इसकी कमर पकड़कर इसे चलाने की कोशिश करने लगा। नहीं भाई, मुझसे नहीं चला जाएगा, मैं मर जाऊंगा, अहमद ने चीखते हुए कहा। लेकिन मैं इसे लेकर आगे की तरफ बढ़ता रहा। अरे तुम लोग किधर जा रहे हो? 2 लड़कों ने आगे बढ़कर मुझे रोक लिया। मैं बॉर्डर की तरफ जा रहा हूँ, मैंने इन लड़कों की आंखों में आंखें डालते हुए कहा। तुम इन लड़कों को ऐसे नहीं छोड़कर जा सकते, यह लड़के मर रहे हैं और तुम्हें आगे जाने की पड़ी हुई है। एक लड़के ने मेरा गिरबान पकड़ते हुए कहा। तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी इंसानियत है, एक और लड़के ने आगे बढ़ते हुए कहा। मैंने अहमद का बाजू कंधे से निकाला और उसे एक तरफ बिठा दिया। हाँ, मेरे अंदर इंसानियत है। कि यहाँ का मुकामी कुर्द लड़का है जो जर्मनी जाना चाहता है। हम सब यूरोप जाना चाहते हैं। अभी रेस्क्यू वाले आएंगे तो सबको पकड़कर वापस ले जाएंगे और फिर पाकिस्तान रिपोर्ट कर देंगे। अब लोग दोबारा भी वापस आ सकते हो, लेकिन मेरे पास खाना खाने के भी पैसे नहीं। अगर मुझे रिपोर्ट कर दिया गया तो मैं कहाँ जाऊँगा? आप में से कोई लड़का अगर मुझे अपने घर ले जाए या वापस यूरोप की डंकी के पैसे दे तो मैं रुक जाता हूँ। मैं डिपोर्ट नहीं होना चाहता। मैंने लड़कों को अपने हाथों में दम तोड़ते हुए और बॉर्डर पर गोली खाते हुए देखा है। मुझे अब इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और अगर डिपोर्ट हो भी जाऊँ तो इस लड़के का क्या बनेगा? इसे ईरानी पुलिस वाले एजेंटी के केस में 10 साल के लिए अंदर कर देंगे। मैं अपने लिए भी जाना चाहता हूँ और इस लड़के के लिए भी जाना चाहता हूँ। लड़के पीछे हट गए थे। मैंने दोबारा अहमद का बाजू अपनी गर्दन में डाला और इसे उठाकर अपने साथ चलाने लगा। मेरे तुर्की जाने के सारे पैसे ये लड़का दे रहा है। ये फारसी भाई है मेरा और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। मैं आहिस्ता आहिस्ता बाल्टी की तरफ चलने लगा और जो लड़के ठीक थे वो भी हमारे साथ आगे बढ़ने को तैयार हो गए। पीछे से 2 सेहतमंद लड़के रह गए थे और वो आगे जाने से डर रहे थे।
बर्फ बॉर्डर पुलिस और कुर्दों को खोपीने आगे बढ़ने से रोक रहा था और वहीं रुककर मदद का इंतजार करने लगे और हम 8 लड़के आगे की तरफ बढ़ने लगे। अहमद के पाँव से टीसें निकल रही थी और वो दर्द से चिल्ला रहा था। एक लड़के ने अहमद को दूसरी तरफ से पकड़ लिया और हम सब लड़के बॉर्डर की तरफ बढ़ने लगे। बॉर्डर हमसे सिर्फ 10 मिनट की मुसाफत पर था। बॉर्डर की तार लगी हुई थी जिसको डंकरों ने काट कर रास्ता बना दिया था। हम सब लड़के एक एक करके तार को क्रॉस करने लगे। मैंने अहमद को सहारा देकर तार क्रॉस की और हम तुर्की की हदूद में दाखिल हो गए। सब लड़कों ने धीमी आवाज़ में खुदा का शुक्र अदा किया और हम तुर्की के अंदर की तरफ बॉर्डर से दूर होने लगे। मैं ईरान को छोड़कर तुर्की में दाखिल हो गया था। मैंने आसमान की नज़र उठाकर कुतुबी सितारे को तलाश किया और इसकी मदद से मुसलसल आगे की तरफ बढ़ने लगे। हमें मगरिब की तरफ जाना था। अहमद का पाँव गर्म होकर अब ज़मीन पर लगने लगा था और वो भी कुछ तेज़ चलने के काबिल हो गया था, इसलिए हम तेज़ी के साथ बॉर्डर से दूर होने लगे। हमें रास्तों का कोई इल्म नहीं था, सिर्फ ये पता था कि मगरिब की तरफ तुर्की है और हम मगरिब की तरफ ही सफ़र कर रहे थे। 2 घंटे तक मुसलसल सफ़र करके हमने थोड़ी देर के लिए आराम किया और एक बार फिर सफ़र करने लगे। सुबह 7 बजे तक मुसलसल सफ़र करने के बाद हम पहाड़ी के ऊपर चढ़े और पहाड़ी में मौजूद छोटी छोटी झाड़ियों में अपने आप को छुपा लिया। दिन का उजाला फैल गया था। हम सारा दिन इन्हीं झाड़ियों में छुपे बैठे रहे। हमें रात होने का इंतज़ार था ताकि मज़ीद आगे की तरफ बढ़ सकें। मुझे बॉर्डर के साथ साथ तुर्की के तकरीबन सभी देहातों के नाम ज़ुबानी याद थे। मैंने नक्शे की मदद से इन सभी देहात के नाम, इनका बॉर्डर से फासला और लोकेशन सभी ज़ुबानी याद कर रखी थी। कुछ लोग शायद मेरी बात का यकीन न करें, लेकिन यह हकीकत है कि जब मोहब्बत का जुनून इंसान के सर पर सवार होता है तो इंसान पहाड़ों को भी काट कर दूध की नहरें निकाल देता है। और ये तो कुछ देहात के नाम और इनको मिलाने वाले रास्ते थे। रात को एक बार फिर हम सफ़र करने लगे। अहमद अब ठीक हो गया था और अपने सहारे चल रहा था। मुझे इसका बैग बर्फ़ में नहीं मिला था, इसलिए हम बगैर बैगों के ही सफ़र कर रहे थे। भाईजान, हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, कहीं गलत तो नहीं जा रहे? एक लड़के ने आगे बढ़कर मुझसे पूछा तो मैं चलते चलते रुक गया और समझ का अंदाज़ा लगाने लगा। नहीं, मेरा ख्याल है हम दुरुस्त जा रहे हैं। मुझे एक कच्चे रोड की तलाश है। मैंने इस लड़के के कंधे पर हाथ रखा और फिर आगे की तरफ बढ़ने लगे। मुझे शुमाल से जनूब की तरफ जाने वाले एक कच्चे रास्ते की तलाश थी। हम मुसलसल मगरिब की तरफ बढ़ रहे थे। ये रास्ता बॉर्डर से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर था। पहाड़ी रास्ता होने की वजह से ये फासला बढ़कर तकरीबन 15 किलोमीटर हो गया था। हमें ये 15 किलोमीटर का फासला तय करते करते डेढ़ रात लग गई, क्योंकि ये पहाड़ी इलाका था और हमें कभी चढ़ाई चढ़नी पड़ती और कभी नीचे उतरना पड़ता। मैं मुसलसल कच्चे रास्ते की तलाश में था। यह कच्चा रास्ता शुमाल से निकलता और जनूब की तरफ जाता था। हम इस रास्ते को दरमियान से कहीं काटते। चलते चलते हम सुबह 2 बजे के करीब इसी रास्ते पर पहुंच गए। ये रास्ता पहाड़ी के साथ साथ चल रहा था। हम पहाड़ी से नीचे उतर आए और सामने तुर्की का एक छोटा सा गांव ओज पनीर हमें नज़र आने लगा। ये छोटा सा गांव जिसमें तकरीबन 50 के करीब घर होंगे, ये पहला गांव था जो इस रास्ते पर वाक़ था। हम इस गांव में रुकने का ख़तरा मोल नहीं ले सकते थे, क्योंकि इस रास्ते पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ियाँ घूमती रहती थी। ये कच्चा रास्ता सरहदी गाँव कासकोल से शुरू होता हुआ जलीन और फिर वहाँ से यूबिलिस तक जाता था। यूजलर से पानी के एक चश्मे के साथ साथ चलता हुआ तकरीबन 250 किलोमीटर का फासला चलते हुए हकारी से होता हुआ ईरान में दाखिल हो जाता है। हम ओज पनीर को क्रॉस करते हुए मुसलसल आगे बढ़ते रहे और पन्नर से एक कच्चा रास्ता निकलता है जो 5 किलोमीटर आगे जाकर एक और गाँव एस्पनर जाता था। हम तेज़ी से इस कच्चे रास्ते पर चल रहे थे। यहाँ पर अब ज़मीन कदरे हमवार थी और हमारी चलने की रफ्तार भी तेज़ हो गई। 5 बजे के करीब हम एस्पिनेट पहुंच गए। सुबह होने वाली थी। मस्जिदों से अजानों की आवाज़ें आना शुरू हो गई थी। इस गांव में भी रुकना हमारे लिए बहुत ख़तरनाक था, इसलिए हमने रास्ता छोड़ा और पहाड़ों की तरफ बढ़ने लगे। हम एक पहाड़ी पर चढ़कर दूसरी तरफ झाड़ियों के अंदर जाकर छुप गए। ये जगह गाँव से काफ़ी दूर थी और घनी झाड़ियों से भरी हुई थी। कांटों वाली झाड़ियाँ थी, इसलिए इन्हें भेड़ बकरियाँ वगैरह नहीं खाती। ये हमारे लिए अच्छा था, क्योंकि इस तरफ बकरियाँ आती और ना ही इनके पीछे बकरियाँ चराने वाले चरवाहे आते। 2 दिन हो गए थे खाना खाए हुए। लड़के भूख से मर रहे थे। वो जिद कर रहे थे कि नीचे जाकर खाना खरीद कर लाया जाए, लेकिन मैं इनको मना कर रहा था। ये छोटा सा गांव था और सारे लोग एक दूसरे को जानते थे। यह जो भी लड़का खाना खरीदने जाता पकड़ा जाता, वो पुलिस को इत्तला दे देते और पुलिस वाले हमें ढूंढ लेते। इसलिए हमें सब्र करना था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तुर्की के अंदर चले जाए। हम जितना बॉर्डर से दूर हो जाते इतना ही हमारे लिए बेहतर था और मैं यही चाहता था। पानी हमें रास्ते में आने वाले चश्मों से मिल जाता और पानी से ही हम पेट भर लेते थे। लड़के अब मुझसे झगड़ा करने लगे। बॉर्डर से लेकर यहाँ तक मैं इनको लेकर आ गया था, लेकिन अब वो मेरी बात मानने से इनकार कर रहे थे। हम दिन को 12 बजे तक इधर ही लेटे रहे। आखिर भूख से निढाल लड़कों का सब्र जवाब दे गया और एक लड़का उठकर खड़ा हो गया। राजी साहिब, हम में से एक लड़का नीचे जाएगा और खाना लेकर आएगा। अगर एक रात और भूखा सफ़र किया तो मर जाएंगे, इसलिए पहले खाना, इसके बाद आगे की तरफ सफ़र होगा।
اس نے غصے سے گرجتے ہوئے کہا، یہ وہی لڑکا تھا جس نے بارڈر پر میرا گریبان پکڑا تھا اور اب ایک بار بھی لڑنے کے لیے تیار ہو رہا تھا۔ دو لڑکوں کے پاس ڈالر موجود تھے اور وہ کچھ بریڈ یا بسکٹ وغیرہ خریدنے کے لیے نیچے جانا چاہتے تھے۔ یار صرف آج کی رات نکال لو، کل کو جو بھی گاؤں آئے گا ہم وہاں سے کھانا خرید لیں گے۔ میں ان کو منانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، نہیں، پہلے کھانا اس کے بعد سفر، اور یہ ہم سب لڑکوں کا متفقہ فیصلہ ہے۔ اس لڑکے نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، کیا کہتے احمد؟ میں نے احمد کو دیکھتے ہوئے کہا۔ بھوک کی وجہ سے اس معصوم سے ایرانی لڑکے کا چہرہ سوکھ گیا تھا۔ رازی بھائی، میں آپ کے ساتھ ہوں، کھلاتے ہوئے بھوک رکھتے ہو، کوئی گلہ نہیں، کوئی شکوہ نہیں، اس نے لاپرواہی سے کہا اور دوبارہ بیٹھ گیا۔ تو ٹھیک ہے، چلو ہم ابھی یہاں سے نکلیں گے۔ میں نے احمد کا ہاتھ پکڑا اور اسے کھڑا کر دیا۔ میں آپ لوگوں کو یہاں تک لے آیا ہوں، اب آپ لوگ اپنی مرضی کے مالک خود ہو۔ نیچے جاؤ، کھانا خریدو، کھانا کھاؤ، اس کے بعد رات کو پھر مغرب کی طرف اپنا سفر جاری رکھنا۔ تمہارے پاس ایجنٹوں کے نمبر بھی ہیں، ایک رات مزید سفر کرنے کے بعد اپنے ایجنٹ کو کہیں سے فون کر لینا، وہ تمہیں آ کر لے جائے گا۔ میں اور احمد ابھی یہاں سے نکل جائیں گے، ہم مزید 2 دن اور سفر کریں گے، اس کے بعد ایجنٹ سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ لوگوں کی اپنی مرضی ہے، جو مرضی کرو، ہم جا رہے ہیں۔ میں نے احمد کا ہاتھ پکڑ لیا۔ احمد خاموشی سے میرے ساتھ چلنے لگا، لیکن یہ لڑکوں نے ہمیں روک لیا۔ نہیں بھائی، ہم سب اکٹھے ہی جائیں گے، ہمیں بہت بھوک لگی اس وجہ سے ہم کہہ رہے تھے، لیکن اگر آپ کہتے تو ٹھیک ہے، ہم کھانا لینے نہیں جائیں گے، آپ ہمیں چھوڑ کر مت جاؤ، ہم اکٹھے ہی آگے جائیں گے۔ وہ لڑکے مان گئے تو ہم ایک بار پھر جھاڑیوں میں جا کر بیٹھ گئے اور رات ہونے کا انتظار کرنے لگے۔